Hey guys, I welcome you all to today's session wherein we are going to discuss about the Pratidin Current Affairs News discussion of 23rd of February which is primarily focused on the syllabus of UPSC as well as APSC. तो चलिए आज के सेशन में पहला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे द ट्रिब्यून से हम लोग आसाम ट्रिब्यून से लेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन स्टोन फॉर वृंदावनी वस्त्र म्यूजियम हैज बीन लेड बाय आवर ऑनरेबल सीएम श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी. नाउ आज के सेशन में हम लोग इसी वृंदावनी वस्त्र के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं दैट ये क्या है. यह एक सिल्क से बना हुआ टेक्सटाइल है जो क्या महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के प्रोमिनेंट गाइडेंस के अंडर 16th सेंचुरी में बनाया गया था. तो इसी के बारे में बात करेंगे. वृंदावनी वस्त्र, ये जो वस्त्र है ना दैट इज ये जो टेक्सटाइल है टेक्निकली ये टेक्सटाइल डिपिक्ट करता है ऐसे बहुत सारे सीन्स जो क्या लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा से उठाया गया है और इस वस्त्र में डिपिक्ट किया गया है. नाउ ये क्यों बहुत ज्यादा न्यूज में एंड आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस, आई एम जस्ट मार्किंग इट 5 स्टार, ठीक है. देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट दे माइट बी आस्किंग यू रिगार्डिंग द क्वेश्चन अबाउट वृंदावनी वस्त्र, सो कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है. सो वही बोला गया दैट ये जो टेक्सटाइल है ये ब्रिटिश म्यूजियम में अभी रखा हुआ है और 2027 से असम गवर्नमेंट ब्रिटिश म्यूजियम से इसको एज अ लोन लेगी, ठीक है. एंड वो लोन जो होगा रहेगा 18 मंथ तक के लिए वो रहेगा एंड क्लियरली बोला गया दैट दिस मार्क्स एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन असम्स एफर्ट टू रिक्लेम इट्स कल्चरल हेरिटेज. असम का जो एफर्ट है टू रिक्लेम द कल्चरल हेरिटेज उसमें यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हासिल होने वाला है. इनफैक्ट हिस्टोरिकली अगर इस वस्त्र का सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा, जब मैंने पहले ही आपको बताया दैट ये जो बनाया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी जो क्या कहा जाता है आसाम ही नहीं पूरे इंडिया में वन ऑफ द फादर ऑफ न्यू वैष्णविज्म है, राइट. इसको जो वुमन किया गया, इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था बिकॉज कोच किंग नरनारायण जी ने रिक्वेस्ट किया था और ये टेक्सटाइल इंक्लूड करते हैं वर्सेस जो क्या कंपोज किया गया था बाई महापुरुष शंकर देव और कहा जाता है दैट ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो क्या लॉर्ड कृष्णा के लाइफ से भी इसमें डिपिक्ट किया गया है, राइट. तो जी हाँ, ये टेक्सटाइल जो है इसको आसाम के बाहर जो है ना 100 इयर्स पहले ही ले चला गया था, राइट. बहुत सारे ग्लोबल म्यूजियम्स जैसे लंदन, पेरिस, बॉस्टन, लॉस एंजलिस इन सब में रखा गया है, राइट. तो 100 इयर्स पहले ही और ब्रिटिश म्यूजियम ने इसको कहां से एक्वायर किया था ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1904 में तिब्बत से ब्रिटिश म्यूजियम ने इसको एक्वायर किया था. इज दैट क्लियर? सो यह है वह वृंदावनी वस्त्र जो कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, राइट. म्यूजियम में रखा हुआ है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली क्लियरली बोला गया 9.5 मीटर इन लेंथ, राइट. सो इज दैट क्लियर? आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर. वेटलैंड इन असम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पे बात किया जा रहा है असम में जो वेटलैंड्स है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको मैनेज किया जाए सस्टेनेबल वे से, राइट. तो वही बोला गया दैट असम अगर देख लीजिएगा बोला जाता है इंडिया में इट इज वन ऑफ द लैंड ऑफ रिवर्स जहां पे प्राइमरली अगर ब्रह्मपुत्र, बराक रिवर तो ये तो मेन रिवर्स हो गए बट इनके भी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरीज है और ट्रिब्यूटरीज के आसपास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेटलैंड्स है जो क्या अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ असम की अगर बात करें तो रफली 5 लाख हेक्टेयर जो असम में है ना वो तो कवर्ड बाई जस्ट दीज वेटलैंड्स. वेटलैंड्स क्या होता है? चलिए देखो, वेटलैंड्स एक ऐसा शैलो वाटर बॉडी होता है. देखो एक होता है डीप वाटर बॉडी, राइट, और एक होता है शैलो वाटर बॉडी, राइट. तो एक होता है शैलो वाटर और एक डीप वाटर. अब शैलो वाटर और डीप वाटर में क्या फर्क है? देखो डीप वाटर में क्या होना, सन रेज जो है मैक्सिमम जो पानी होता है ना पानी के 200 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाता है, राइट. अब 200 से नीचे वाले रीजन में सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा बट वहीं पर जो वेटलैंड जो क्या ऑफ कोर्स रफली अराउंड इस जोन में होता है तो यहां पे ईच एंड एवरी पॉइंट में सन प्रॉपर्ली गिरता है ना. और यहां पे बायोडायवर्सिटी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और यही नहीं ये रीजन दैट इज अगर मैं बात करूं आपके वेटलैंड्स तो वेटलैंड्स नेचर के लिए अनडाउटेडली बोला जाता है इट इज वन ऑफ द नेचर का वंडरलैंड बोला जाता है इसको. क्यों पता है? क्योंकि यहां पर आपके फिशिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वाटर ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, फिशरीज ओवरऑल क्या नहीं किया जा सकता. इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज है जो क्या वेटलैंड्स हम लोग को प्रोवाइड करती है जैसे वाटर का रिचार्ज करना,
ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, राइट, ऊपर से हेवी मेटल को फिल्टर आउट करके ग्राउंड वाटर में भेजना, राइट। तो आप खुद सोचो, अगर यही सब चीजें अगर इंसान करने लगे तो इंसान तो पैसे चार्ज करेगा, बट नेचर क्या करता है ना, हम लोग को फ्री का ये सब काम करके देता है। इस टाइप के सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, और वेटलैंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग द इकोसिस्टम सर्विसेज, राइट। तो और भी हम लोग अगर रोल देख रहे हैं तो देखो, अगे अनडाउटेडली बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है वेटलैंड, लाइवलीहुड को प्रमोट करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या वेटलैंड्स के मछली पकड़ के ही खाते हैं, खा के नहीं जिंदा रहते हैं वो लोग, राइट। सो वही नहीं तो वेराइटीज ऑफ फ्लोराज एंड फौनाज तो हम लोग को देखने को मिलेगा, और वैसे भी ऐसे बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलेंगे जो क्या अब इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में, और वो सिर्फ और सिर्फ ये वेटलैंड वाले एरियाज में ही देखने को मिलता है, राइट। सो वही बोला गया दैट वेटलैंड कहीं ना कहीं हम लोग को वेरी हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करता है फॉर द फिश प्रोडक्शन एज वेल एज, अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके ना, तब तो वेटलैंड्स बहुत ही ज्यादा बूम अप कर सकता है, राइट। सस्टेनेबल अगर वेटलैंड मैनेजमेंट की बात करें, कैसे उसको मैनेज किया जा सके, देखो कोई भी चीज, सिर्फ वेटलैंड्स ही क्यों, कोई भी चीज को अगर मैनेज करना हो ना तो हम लोग को सस्टेनेबल वे में करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो इस वेटलैंड से फायदा कमा पाए ही, बट हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है उसको भी फायदा मिलते रहना चाहिए, राइट। तो इसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, राइट। जैसे से फॉर एग्जांपल इस वेटलैंड में फिश पकड़ा जाता है, अब आप फिश को रेगुलेटेड वे में पकड़ोगे ना, एक ही दिन में अगर सारा फिश को निकाल लिए तो वहां पे एक भी फिश बचेगा नहीं ना, है ना। तो वही बोला गया दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, और ये कैसे हम लोग करेंगे, बाय बैलेंसिंग द फीड प्रोडक्शन विद द इकोसिस्टम कंजर्वेशन एज वेल। यही नहीं, एक की स्ट्रैटेजी जो है इसका, वो मतलब कैसे इसको वेटलैंड को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, वो कैसे करेंगे, इट इज कल्चर बेस्ड कैप्चर फिशरीज, जहां पे फिशेस को क्या हो जाएगा, स्टॉक किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा और हार्वेस्ट, मतलब ऐसा नहीं दैट फिश अगर वहां पे इसको पकड़ो मत, नहीं, बट उसका स्टॉक भी प्रॉपर्ली रहना चाहिए, राइट, प्रॉपर्ली वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, है ना। और यही बोला गया है इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर करता है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल फिशर्स एंड स्टेक होल्डर्स, जो क्या इंश्योर करता है बोथ लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब लाइवलीहुड जिससे सस्टेनेबल रहे और इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रहे, ये दोनों चीज कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट से ये इंश्योर होता है, राइट। इंटीग्रेटेड अप्रोचेस अगर बात करें वेटलैंड मैनेजमेंट का, वो क्या है, जो क्या इस आर्टिकल में भी सजेस्ट किया गया था, वो है, देखो हम लोग को जो है ना मल्टीपल डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें देखो मतलब जैसे अगर वेटलैंड को मैनेज, से फॉर एग्जांपल दीपोर बिल, राइट, दीपोर बिल को मैनेज करना पड़ेगा, मेन स्टेक होल्डर कौन है, गवर्नमेंट, राइट। बट क्या गवर्नमेंट ओनली स्टेक होल्डर्स है क्या, टूरिस्ट के, हम आप जैसे टूरिस्ट लोग नहीं है, हम अगर वहां पे जाके कचरा फैलाने लगे तब तो वेटलैंड बर्बाद हो जाएगा ना। तो जी हाँ, लोग नॉर्मल टूरिस्ट, राइट, इन लोग को भी सिखाना पड़ेगा, वहां के जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं जो कि वहां के मछली पकड़ के खाते हैं, उन लोग को भी सिखाना पड़ेगा दैट क्यों ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वही बोला गया एक प्रॉपर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशंस कराने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आसाम में पता है क्या है प्रॉब्लम, वेटलैंड बहुत ज़्यादा है, और वेटलैंड के साथ साथ क्या है ना दैट हम लोग अभी अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, इस वेटलैंड का पानी को निकालकर वहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर मिट्टी डाल के बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग को नेसेसरीली हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा दैट हम लोग को सारे जो इश्यूज है, जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल कंसर्न्स, ये सारे इश्यूज को प्रॉपरली हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं दैट वेटलैंड रिसोर्स को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। Alright, so this was all about the discussion of this wetland वाला article. I hope that it was fruitful. Vibrant Village Program 2, मतलब Vibrant Village Program है क्या? देखो इसका फेज 2 रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, राइट। और इसका मेन एम पता है क्या है, दैट जो बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस है ना, उनके कंडीशंस और लाइवलीहुड को इंप्रूव किया जा सके। देखिए बॉर्डर एरियाज मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, राइट, कैन यू सी दैट, है ना। अब अनडाउटेडली किससे जुड़ा हुआ है, ये चाइना से जुड़ा हुआ है। अब चाइना के आसपास जो बॉर्डर्स जो है, राइट,
अब यहां पे क्या है ना, इनिशियल पहले ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट से विच वर वेरी मच रिलेक्टेंट ऑफ डेवलपिंग दीज रीजन्स, बट अभी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दैट इन गांव जो आसपास वाले गांव हैं इनको डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को अगर कुछ हुआ तो इंफॉर्मेशन हम लोग को कौन देगा, आर्मी को, ये गांव वाले ही तो देंगे दैट हाँ चाइना वाला घुस रहा है या फिर कुछ भी हो अगर हो रहा है तो, समझ रहे बात। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लाया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिससे यहां के जो लोग हैं उनके लिविंग कंडीशंस, लाइवलीहुड को बेटर बनाया जा सके। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ये फेज 2 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो क्या कवर करेगा 1000 रफली अराउंड 2000 बॉर्डर विलेजेस को अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें असम भी है। यस, इसीलिए हम लोगों के लिए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये है क्या। इसके की फीचर्स की अगर बात करें, यस ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो जिसमें 100% सेंटर के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो बॉर्डर एरियाज में है वहां के लोकल लोगों के लिए बेटर बनाया जा सके। इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉस्पेरस और सिक्योर बॉर्डर्स, और कंट्रोल करना पड़ेगा ट्रांस बॉर्डर क्राइम, और साथ ही साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा बॉर्डर पॉपुलेशन विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन। नाउ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसको जो जो इसको कवर किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में, दीज आर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट विल बी कवर्ड, राइट, जिसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इंक्लूडेड है, इसलिए 2 यूनियन टेरिटरीज आ गया, राइट, बाकी सारे तो देखो आप स्टेट ही है ना। अच्छा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री, यस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होने वाला है, और फाइनेंशियल आउटले तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट स्टिल इट इज बीइंग गिवन, राइट। अच्छा, इसका अप्रोच क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उस पर फोकस किया जाएगा, जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस इंक्लूड किए जाएंगे, इसको डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिज्म सर्किट जिससे टूरिस्ट लोग भी वहां पर जा सके। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी कनेक्टिविटी, इन सबको इन रीजन्स में इंप्रूव की जाएगी। कोऑपरेटिव और लाइवलीहुड्स के कंडीशंस जो है उसको इंप्रूव किया जाएगा, जिसमें स्पेशल फोकस जो रहेगा वो रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, एंड वेरियस अदर कोऑपरेटिव्स। क्रिएट किया जाएगा डाइवर्स और सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, जिससे कि बॉर्डर पॉपुलेशंस के लिए भी एक डाइवर्स ऑप्शंस रहे, दैट क्या चीज करके वो अपना पैसा कमाना चाहता है, क्या वो टूरिज्म इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, क्या वो कोई सरकारी जॉब में घुसना चाहता है, क्या वो कोई बिजनेस घुसना चाहेंगे। अब खुद सोचो ना, आप वहां पे बिजनेस करोगे क्यों अगर आपको बिजनेस ना ही मिले ही ना। बट अगर गवर्नमेंट वहां पे टूरिज्म सर्किट को डेवलप करती है, गवर्नमेंट अगर वहां पे होम स्टेज को डेवलप करेगी, तो अनडाउटेडली आपको बिजनेस मिलेगा ही वहां पे, राइट। तो वही बोला गया दैट कम्युनिटी एंड कल्चरल एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाएगा, दैट इज ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कम्युनिटी एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें मेला एंड वेरियस फेस्टिवल्स, अवेयरनेस कैंप्स सेटअप्स किए जाएंगे, नेशनल डे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, जिससे वहां के लोगों का भी पैट्रियोटिक फीलिंग ओवरऑल बढ़ सके। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या किया जाएगा, यस देखिए गवर्नमेंट का एम क्या है, 2024 तक इंडिया को हम लोग को डेवलप्ड इंडिया बनाना, दैट इज विकसित भारत बनाना है, राइट। तो विकसित भारत बनाने के लिए मेन एम यही है दैट कहीं ना कहीं हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये सारे रिमोट बॉर्डर्स के पॉपुलेशन वाले एरियाज को, राइट। और यस कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, इकोनॉमिकली उनको प्रमोट करना पड़ेगा, कल्चरली उनको प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। तभी तो उनको फीलिंग होगा ना ऑफ एन अटैचमेंट विद द कंट्री ओवरऑल, राइट। सो ओवरऑल इसमें फोकस जो लिया जाएगा वो यही कुछ एरियाज है जिसमें मेन फोकस रहने वाला है, जिसमें रहेगा आपका ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिसमें ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये क्या है, ज्यादातर गांव वाले एरियाज है जो कि डिजिटली बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिया, राइट। सो इसीलिए हम लोग को डिजिटल डिवाइड को बंद करने के लिए यस इंश्योर करना पड़ेगा। टीवी कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए यस हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा दैट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके, प्रॉपर एजुकेशन पहुंच सके, राइट। इलेक्ट्रिफिकेशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, राइट। सो ये सब सारी चीजें को रिमोट विलेजेस तक हम लोग को पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट कल को अगर भगवान ना करे अगर कुछ अनहोनी हो जाए, स्टिल वी आर हम लोग को क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारे गवर्नमेंट आर्मीज जो है प्रॉपरली प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने के लिए जिससे सक्षम हो सके, राइट। एक्सरसाइज मिलान 2026 was also there in news. So, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है कि मल्टीलैटरल नवल एक्सरसाइज है जिसको इनिशिएट किया गया था बाय इंडियन नेवी, और ये कहीं ना कहीं पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कॉपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलान, जिसको लॉन्च किया गया था 1995 में
इंडिया पोर्ट ब्लेयर में, टेक्निकली अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, जिसमें इनिशियल फेज में तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड थे, बट धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड भी किया गया है। और पहली बार ये हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया डिफेंस डिप्लोमेसी खेल रही है, जिसमें जर्मनी, फिलीपींस एंड यूएई को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है, राइट। तो पहले तो जैसे कि मैंने बोला दैट ये लॉन्च किया गया था अंडमान निकोबार में, बट समय के साथ साथ क्या हुआ ना, हमारे ईस्टर्न नवल कमांड काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको शिफ्ट बाई 2020 से हम लोगों ने इसको विशाखापट्टनम में ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम जो है वो है कैमराडाइज, माफ कीजिएगा ये मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, समथिंग कुछ तो है, कैमराडेरी, कोहेशन एंड कोलाबोरेशन। मतलब ओवरऑल इसका अगर मतलब समझे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो थीम है ना, ये हाईलाइट कर रहा है दैट कैसे हमारे नवल टीम, हमारे नवल फोर्सेस एज वेल एज इंडो पैसिफिक के अदर नवल फोर्सेस जिसके साथ हम ये कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे वो लोग यूनाइटेड रहे, कैसे हम लोग कोलैबोरेट करें इन वेरियस मैरीटाइम फोर्सेस। और स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, जब कितने सारे कंट्रीज, नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यस, ओवर 74 नेशंस एंड डेलीगेट्स आर participating, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 85 वॉरशिप्स हम लोग देखने को मिलेगा, जिसमें 19 फॉरेन वेसल्स होने वाला है एंड ओवर 60 एयरक्राफ्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा हमारे मिलान एक्सरसाइज का, तो वो क्या है? महासागर विजन। देखिए हमारे पीएम के जो विजन था 2025 में, वो यही था महासागर, दैट इज म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, शॉर्ट फॉर्म में महासागर, राइट। और ये महासागर किस पॉलिसी के ऊपर बनाया गया था? सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सब कीवर्ड्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। महासागर का फुल फॉर्म क्या है, सागर का फुल फॉर्म क्या है, भाई बहुत समय पता है, ये सब एग्जाम में भी आ जाता है एंड मेंस आंसर राइटिंग में भी कभी भी अगर बोला जाए दैट सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंडिया क्या क्या ऐसी चीजें कर रही है, तो उसमें उन चीजों में ये कीवर्ड्स को इंक्लूड करना भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इंडिया एज अ सिक्योरिटी पार्टनर बोला गया है, इट हैज पोजीशन इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडिया इसको लीड लेकर बना रही है ना, राइट। इससे हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, जिसमें हम लोग इंडिया के जो नेवी है, आईएनएस विक्रांत, राइट, उसके बाद ऐसे बहुत सारे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, उसको भी इंडिया शोकेस करेगी, जिससे क्या इंडिया का जो नवल मसल्स है वो भी हम लोग फ्लेक्स कर सकते हैं दुनिया के सामने, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मिलान एक्सरसाइज. So with this, we are concluding this very session. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.